दंडभेद की राजनीति क्या होती है ये कोई बीजेपी से पूछे। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, कहीं भी करेंगे और किसी को भी अपनी पार्टी में मिला लेंगे। बेशक पहले वो टारगेट पे क्यों ना रहा हो, बेशक उस पर पहले घोटाले के आरोप क्यों ना लगे हों, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके सभी दाग साफ हो जाते हैं। वो दागदार साबित हो जाता है, वो बिना दाग का साबित हो जाता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो खलबली मचाई है, उसके बाद कहा जा सकता है कि चाणक्य नीति पूरी तरीके से फॉलो करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि वो महागठबंधन, वो विपक्ष जो एक सुर में बीजेपी की खिलाफत कर रहा था, बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति बना रहा था लोकसभा इलेक्शन को लेकर, उसको ही बीजेपी ने तोड़ दिया। अब जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो वोटर्स तो भ्रमित होंगे और उसका फायदा साफ तौर पर केंद्र में मौजूदा सरकार बीजेपी को मिलेगा और महाराष्ट्र की बीजेपी की जो सरकार है उसको तो मिलने वाला ही है। ये समझने की कोशिश है कि जो सियासी आंकड़े बता रही हैं उसमें बीजेपी ने किस तरीके से महाराष्ट्र की 6 बड़ी पार्टियों को ही आपस में तोड़ दिया, जिसमें से 4 अब आपस में ही टकराव की स्थिति में हैं और आने वाले दिनों में चारों आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो पार्टी है उसमें एकनाथ शिंदे का जो गुट है और दूसरा उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो आपस में इलेक्शन लड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं एनसीपी में अब शरद पवार और अजित पवार का जो गुट है वो आपस में भिड़ता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो सियासत जो कभी आपस में भाईचारा बनाए रखने की एक तस्वीर दिखाती थी, आपस में एक साथ होने की तस्वीर बयां करती थी, वही सत्ता मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद कैसे एक दूसरे की ही खिलाफत करती है। जो मौका बीजेपी को चाहिए था वो कहीं ना कहीं शरद पवार ने बीजेपी को दे दिया। अजित पवार को जिस तरीके से एनसीपी में वो सब चीजें नहीं मिल पाई जो उन्हें चाहिए थी। वर्चस्व की लड़ाई पहले भी अजित पवार की ओर से वो लड़ते आए थे और कहीं ना कहीं एनसीपी में अध्यक्ष पद न मिलना, कार्यकारी अध्यक्ष पद न मिलना और जो तबका, जो कुर्सी अजित पवार को एनसीपी में चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी ने उठाया। दूसरा ये भी समझने की जरूरत है कि अब आने वाले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन है। पिछले बार की अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात कर ली जाए तो देश में सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले यूपी राज्य के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में केंद्र के लिए भी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र की पिछली बार 48 लोकसभा सीटों में से 42 पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा था और अब बीजेपी किसी भी तरीके की चूक महाराष्ट्र को लेकर नहीं करना चाहती थी और इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान रखते हुए बीजेपी की ओर से पूरी जो सियासी गणित था, चाणक्य नीति जो थी वो बैठाई गई और एकनाथ शिंदे के बाद अजित पवार को भी खुद में मिला लिया गया। अब बीजेपी के पास जो मराठी चेहरों की कमी थी वो भी पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र का इलेक्शन लड़ना है तो मराठी पावरफुल चेहरे होना बीजेपी के लिए जरूरी थे, जो अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ईडी की ओर से जो जांच एजेंसियां विपक्षियों पर बैठाई गई थी, पहले अजित पवार पर भी उनके पीछे भी लगाई गई थी और जिस तरीके से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सीबीआई को एक तोता बनाकर रख दिया गया है और राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, इसका उदाहरण साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो ये वो सियासी समीकरण थे जिनको सटीक बैठाते हुए बीजेपी की ओर से हर दाव, हर तरीके का साम दाम दंड बिठाया गया और आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी जो तस्वीर है वो साफ करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी किसी भी तरीके का रिस्क महाराष्ट्र को लेकर नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक में भी बीजेपी की डमाडोल स्थिति नजर आ रही है और अगला दाव अब कौन सा राज्य होगा, वहां की राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बिगड़ सकते हैं, ये देखना अहम होगा और ये भी देखना अहम होगा कि बीजेपी किस तरीके से लोकसभा की रणनीति पहले से ही बनाती हुई नजर आ रही है और दूसरी पार्टियों को तोड़ के
खुद में मिलाने की जो परंपरा बीजेपी में पिछले काफी सालों से चली आ रही है, उसका फायदा किस तरीके से बीजेपी को आने वाले दिनों में मिल सकता है।